Hello everyone, welcome to my YouTube channel BioCool. So, we are studying the chapter Biodiversity, its conservation and environmental issue. And this lecture is the part 3 of the series, that is Biodiversity, Conservation and Environmental Issue. इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अलग अलग टॉपिक्स पढ़े बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड. पार्ट वन में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. हमने उसमें देखा था जेनेटिक, स्पीसीज एंड द इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी. उसके बाद हमने पढ़ा अल्फ़ा, बीटा, गामा बायोडाइवर्सिटी. सो वो था फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि ग्रेडेशंस कैसे होते हैं, किस तरह से बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है ऑल ओवर द यूनिवर्स. लॉन्जिट्यूडनल पैटर्न कैसा होता है, अल्टीट्यूड पे किस तरह से होती है बायोडाइवर्सिटी, ये सब हमने पढ़ा था. अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम. क्या होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी? तो स्पीसीज डाइवर्सिटी के लिए एक और वर्ड है जो बहुत फेमस है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, या इसे हम कह सकते हैं स्पीसीज रिचनेस. तो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का या स्पीसीज रिचनेस का, किसके लिए? इकोसिस्टम के लिए. यानी बायोडाइवर्सिटी या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज और स्पीसीज रिचनेस किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं इकोसिस्टम के लिए, या उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है इकोसिस्टम के लिए. तो इसके लिए हमें दो हाइपोथेसिस पढ़ने हैं. फर्स्ट वन इज दी प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस एंड अनदर वन इज दी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. ये दोनों भी आपने इसके पहले कभी पढ़े नहीं है, बट दोनों समझने के लिए काफ़ी आसान है और इसे हम पूरे डायग्रामेटिक व्यूज में देखने की कोशिश करेंगे. तो दो चीज़ें पढ़नी है. इसमें से पहला है हमारा प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस, व्हाट इज हाइपोथेसिस? तो हाइपोथेसिस मतलब एक संकल्पना, किसी की सोच हो सकती है ये. सो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविड टिलमैन. डेविड टिलमैन ने ये थ्योरी दी जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस. व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे हम इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो व्हाट सेंस में हम बात करें, किस सेंस में हम बात करें प्रोडक्टिविटी मतलब फूड प्रोडक्शन. जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे, यानी कि जितने ज्यादा प्रोड्यूसर्स हुए, जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतने ज्यादा हर्बीवोर्स होंगे, जितने ज्यादा हर्बीवोर्स होंगे उतने ज्यादा टॉप कंज्यूमर होंगे. मान लीजिए किसी जगह में प्लांट्स ही कम है, प्लांट्स कम होंगे तो उसे खाने वाले भी ऑर्गेनिज्म कैसे होते जाएंगे? कम होते जाएंगे. क्यों? बिकॉज खाने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल है ही नहीं नेचर में. सो दैट इज प्रोडक्टिविटी. सो अकॉर्डिंग टू हिम स्पीसीज रिचनेस डज हेल्प द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी. डेविड टिलमैन के हिसाब से जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी, मोर द स्पीसीज मोर द स्टेबल इकोसिस्टम. डेविड टिलमैन का कहना था कि जितनी ज्यादा स्पीसीज होगी किसी जगह पर उतनी ही ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल होगी. कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे. बट इसी सेंटेंस को हम और अलग वर्ड में भी कह सकते हैं कि रिच डाइवर्सिटी लीड्स टू लेसर वेरिएशन इन बायोमास प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्या कहा है? रिच डाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ही वेरिएशंस कम होगी. किसके अंदर? बायोमास प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि फूड प्रोडक्शन के अंदर. जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतना डिस्टर्बेंस कम होगा फूड प्रोडक्शन में या बायोमास प्रोडक्शन में. अब कंसिडर करके देखते हैं, हम दो सिनारियो तैयार करेंगे. पहले सिनारियो में मान लीजिए इफ देयर इज अ लेस बायोडाइवर्सिटी, जहां पर डाइवर्सिटी कम है. सो सी दिस इज द डायग्राम. यहां पर आप मान लीजिए इतने ही ऑर्गेनिज्म है, एक एरिया में 3 ही ऑर्गेनिज्म है. पहले बुशी प्लांट है, उसके बाद में डियर है, दैट इज हिरन है, और उसके बाद में उसको खाने वाला चीता है. 3 ही लोग हैं इस, या फिर 3 ही स्पीसीज है इस एरिया में मान लीजिए. और अब इमेजिन कीजिए कि चीता एक्सटिंक्ट हो गया उस इकोसिस्टम से, उस जगह से, यानी कि चीता खत्म हो गया है. अब वहां पर चीता नहीं है. अब चीता नहीं है मतलब क्या नहीं होगा वहां पर? नो टॉप कंज्यूमर. इसका मतलब क्या है कि अब उस जगह पे हिरन को खाने वाला कोई नहीं है. मैंने पहले ही आपको बताया कि ऐसा कंसीडर कीजिए कि इस एरिया में सिर्फ 3 ही ऑर्गेनिज्म है. 3 ही ऑर्गेनिज्म है, उसमें से चीता गायब हो गया. 3 ऑर्गेनिज्म मतलब 3 स्पीसीज है. नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ चीता बहुत सारे होंगे, नंबर ऑफ हिरन बहुत सारे होंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत सारे होंगे, बट स्पीसीज 3 ही हैं. तो इमेजिन कीजिए कि यहां से चीता एक्सटिंक्ट हो गया है,
तो चीता जैसे एक्सटिंक्ट हो जाएगा वहां पे कोई टॉप कंज्यूमर नहीं रहेगा। अब टॉप कंज्यूमर नहीं होगा तो क्या होगा, यहां पर देयर विल बी अ ह्यूज डिक्रीज इन नंबर ऑफ डियर्स, बिकॉज हिरन को या फिर डियर को खाने वाला अब कोई नहीं बचा। तो हर जगह हमको क्या दिखेंगे, हिरन ही हिरन दिखेंगे। तो इससे हिरन का नंबर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर इससे हिरन का नंबर बढ़ जाएगा तो किस पे प्रेशर आएगा, यस, प्लांट्स पर प्रेशर आएगा, बिकॉज प्लांट्स तो उतने ही गति से बढ़ रहे थे, बट हिरन का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज अब हिरन को खाने वाला कोई नहीं बचा। अब हिरन का नंबर इतना बढ़ गया कि अब प्लांट्स पे प्रेशर आ जाएगा और एक समय के बाद में इतनी फोरेजिंग करेंगे, इतना वो चरने लग जाएंगे झाड़ों पर, क्योंकि नंबर बढ़ गया। तो एक समय के बाद में क्या हो जाएंगे, प्लांट भी खत्म हो जाएंगे, और प्लांट खत्म हो जाएंगे एज अ फूड ही खत्म हो जाएगा। तो सीधा सीधा कौन खत्म हो जाएगा, धीरे 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 हिरन भी खत्म हो जाएंगे, या वो इस इकोसिस्टम को छोड़कर चले जाएंगे, कहीं और जगह जाएंगे जहां पर ज्यादा फूड मिले। सही है। सो हम कह सकते हैं इसे कि ये क्या है, अनस्टेबल इकोसिस्टम है, क्योंकि यहां से अगर एक भी ऑर्गेनिज्म चला गया, इस पूरे एरिया से अगर एक भी ऑर्गेनिज्म चला गया तो क्या होगी, पूरी की पूरी इकोसिस्टम कोलैप्स हो गई, वहां पे अब कोई नहीं बचा, किसी का सर्वाइवल सही नहीं है। या इमेजिन कर लीजिए सिंपल सा एग्जांपल कि जहां हमने चीता को एक्सटिंक्ट कराया उसकी जगह आप हिरन को एक्सटिंक्ट करा लीजिए। अगर वहां से पूरे एरिया से पूरे के पूरे हिरन गायब हो गए, अब क्या होगा, चीता तो डायरेक्टली प्लांट खा नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली चीता की भी डेथ हो जाएगी और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत हो जाएगी उस एरिया में। सो उस केस में भी क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी या फिर कोलैप्स हो गई, और हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई। अब साथ में इमेजिन कर लीजिए इफ देयर इज अ हाई बायोडाइवर्सिटी। अब देख लीजिए यहां पर आप जो देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, यहां पर चीता भी है, लॉयन भी है, टाइगर है, जेब्रा है, जिराफ है, हिरन है, और अलग अलग तरह के प्लांट्स है। यहां बायोडाइवर्सिटी कैसी है, ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। अब यहां पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, और मान लीजिए कि अब यहां से चीता एक्सटिंक्ट हो गया, दैट इज अब चीता नहीं है इस इकोसिस्टम में, क्या होगा, क्या ये भी इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगी, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, अल्टरनेटिव है। जो काम चीता करता था, चीता क्या करता था, चीता हिरन या बाकी ऑर्गेनिजम्स को खाने का काम करता था, बट अब अगर यहां पर चीता नहीं भी है तो यहां पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, यहां पर चीता के अल्टरनेटिव टॉप कंज्यूमर्स है, यहां पर लॉयन भी है, यहां पर टाइगर भी है। तो लॉयन और टाइगर क्या करेंगे, चीता को रिप्लेस कर लेंगे और उनके जगह पे काम करेंगे। तो डेफिनेटली ये डाइवर्सिटी तो क्या नहीं, ये इकोसिस्टम तो क्या होने वाली नहीं है, ये कोलैप्स नहीं होगी। देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ डियर्स, जितने हिरन पहले थे उतने हिरन अभी रहेंगे। क्यों, बिकॉज डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस कैन बी कॉल्ड एज द स्टेबल इकोसिस्टम। सो हमने अभी देखा कि जहां पर डाइवर्सिटी कम थी वहां पर जल्दी चांसेस थे इकोसिस्टम के अनस्टेबल होने के या कोलैप्स होने के, बट जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा थी वहां पर इकोसिस्टम इतने आसानी से कोलैप्स नहीं होती। सो स्टेबल बायोडाइवर्सिटी इज अ स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड द डिस्टर्बेंसेस एंड रिकवर क्विकली। जो स्टेबल इकोसिस्टम होगी, जो जहां पे स्टेबल बायोडाइवर्सिटी होगी, वो स्ट्रांग होती है और वो छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस डिस्टर्ब भी नहीं होती, और वो अगर डिस्टर्ब हो भी गई है तो वो रिकवर भी उतने ही फास्टली होती है। इट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू दी इन्वेसिव स्पीसीज। व्हाट इज मीन बाय इन्वेसिव स्पीसीज, मान लीजिए एक एरिया है और ये इकोसिस्टम मान लीजिए एक बड़ा सा एरिया है, वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, और मान लीजिए यहां पर जो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता था वो ऑर्गेनिज्म कहीं बाहर से आ गया, यानी बाहर से नया ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ एक इकोसिस्टम में। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज। तो यहां पे आपको जो ये लॉयन दिख रहा है, दिस लॉयन विल एक्ट एज द इन्वेसिव स्पीसीज। तो जो स्टेबल इकोसिस्टम होती है वहां पे अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म आ भी गया तो वो उसके लिए रेजिस्टेंट होती है, वहां पे उसे कोई दिक्कत नहीं जाती, वो बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स या इकोसिस्टम कोलैप्स नहीं होती। इसी को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, या कैसा कह सकते हैं कि मोर बायोडाइवर्सिटी रिजल्ट्स इन मोर प्रोडक्टिविटी दैट फॉर्म्स अ स्टेबल इकोसिस्टम। मतलब कि मोर बायोडाइवर्सिटी मतलब जितने ज्यादा स्पीसीज होगी उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा, एंड दैट फॉर्म्स अ स्टेबल इकोसिस्टम। वही क्या बनाती है आगे जाकर, एक स्टेबल इकोसिस्टम बनाती है, और स्टेबल इकोसिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए क्या कहा है नाम, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। इसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। नेक्स्ट था हमारा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। हमने बताया कि हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस मतलब सपोजिशन। सपोजिशन मतलब
संकल्पना, किसी का एक कल्पना है, वो किसी की एक सोच है, उसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो अगेन हम बात करेंगे यहां पर रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फेमस एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। So Paul Ehrlich, an ecologist from Stanford, gave an analogy to explain the significance of diversity. पॉल इलरिच नाम के एक इकोलॉजिस्ट थे जो स्टैनफोर्ड से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक एनालॉजी एक्सप्लेन की। अब ये एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का मतलब है कि वो इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए किसी और एग्जाम्पल को समझाकर उस चीज का महत्व बता रहे हैं। एनालॉजी मतलब एक पैरेलल एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे पर वो इकोसिस्टम के जैसे ही एक पैरेलल एग्जाम्पल का यूज कर रहे हैं, दैट इज एनालॉजी। यानी किसी चीज को समझाने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, किसी और चीज का एग्जाम्पल लेते हैं, उसी को हम कहते हैं एनालॉजी। सो उन्होंने एक एनालॉजी ली या फिर एनालॉजी डिस्क्राइब की टू एक्सप्लेन दी सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्सिटी। व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंस? इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी समझाने के लिए उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो देखिए, he compared aeroplane to an ecosystem and the species as a rivets that keeps all the part of aeroplane together। आपको नहीं समझ में आया होगा तो यहां पे हम डायग्रामेटिक समझ लेते हैं। ये क्या है? यस, इट इज एरोप्लेन। तो पॉल इलरिच ने क्या किया? एरोप्लेन को कंपेयर किया इकोसिस्टम के साथ। मैंने आपको पहले ही बताया, उन्होंने एक एनालॉजी वाला एग्जांपल दिया है, मतलब वो इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे, वो इकोसिस्टम को समझाने के लिए कोई और एग्जांपल ले रहे हैं। तो उन्होंने इकोसिस्टम समझाने के लिए एरोप्लेन लिया है, तो एरोप्लेन को कंपेयर करेंगे हम इकोसिस्टम के साथ। देन रिवेट्स, रिवेट्स मतलब क्या होता है? कील, खिल्ला, नट आप कह दीजिए उसे, नट बोल्ट जो होते हैं या स्क्रू जो होते हैं उसे आप कह दीजिए रिवेट्स। और रिवेट्स को समझाने के लिए उन्होंने, यानी रिवेट्स स्पेसिस को समझाने के लिए उन्होंने क्या यूज किया? रिवेट्स ये वर्ड यूज किया। तो एरोप्लेन का मतलब यहां पर होगा इकोसिस्टम, और रिवेट्स को समझाने के लिए उन्होंने, स्पीसीज को समझाने के लिए उन्होंने यूज किया है रिवेट्स। जितनी ज्यादा रिवेट्स होगी उसका मतलब क्या होगा? उतनी ज्यादा स्पीसीज होगी। सो एरोप्लेन यानी इकोसिस्टम और रिवेट्स यानी स्पीसीज समझने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस। सो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। अब रिवेट तो हमको समझ में आ गया कि रिवेट मतलब क्या है? रिवेट मतलब एक कील या खिल्ला। बट व्हाट इज मीन बाय पॉपर? तो बेटा पॉपर का मतलब होता है, दैट इज पॉपर मतलब रिमूवल, दैट इज रिमूव करना। किसे? रिवेट पॉपर मतलब रिमूवल ऑफ पॉपर, दैट इज रिमूवल ऑफ रिवेट और स्क्रू। मतलब क्या? कि जो स्क्रू लगे हुए है उसको निकालना। तो आप इसको देखिए क्या हो रहा है, यहां पर वो स्क्रू निकाला जा रहा है। जब भी आप कोई स्क्रू निकालोगे उसे आप क्या कहोगे? पॉप, दैट इज पॉपर। सो ये देखिए, ये क्या है? ये मान लीजिए ये एरोप्लेन का ढांचा है, एरोप्लेन का स्ट्रक्चर है। और देखिए पूरे स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए क्या है? वहां पे बहुत सारी रिवेट्स है, यानी वहां पे बहुत सारे खिल्ले हैं या स्क्रू लगे हुए हैं। सो as rivet keeps all the parts of aeroplane together, hence are very important part of the aeroplane। यानी क्या? कि रिवेट्स, एक एक रिवेट सब मिलाकर क्या करती है? एरोप्लेन के सभी पार्ट्स को जोड़ के रखती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हर एक रिवेट क्या है? इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से in the same way species are very important part of ecosystem and maintains the balance of ecosystem। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिवेट्स को किसके साथ में कंपेयर किया है? स्पीसीज के साथ, एरोप्लेन को इकोसिस्टम के साथ। तो जिस तरह से एरोप्लेन के लिए रिवेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब खिले वो स्क्रू इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह से एक इकोसिस्टम के लिए उसकी स्पीसीज इंपॉर्टेंट होती है। आप देख सकते हो इस डायग्राम में, इस फोटो में एक एरोप्लेन का एक फ्रंट साइड का व्यू दिया हुआ है। और आप देखिए यहां पे थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स लगी हुई है, आपको राउंड इसमें दिख रही है, वो थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स लगी है। सो एज देयर आर सो मेनी रिवेट्स इन द एरोप्लेन विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन का बैलेंस बनाए रखने के लिए, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? वो रिवेट्स यानी कि वो स्क्रू, वो एक कील, वो एक खिल्ला क्या है? जरूरी है। इन द सेम वे there are many number of species in an ecosystem required for proper functioning
एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। जिस तरह से एरोप्लेन को ठीक से बनाए रखने के लिए एक एक स्क्रू, एक एक नट बोल्ट का इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए हर एक स्पीसीज का इंपॉर्टेंस है। और उसी तरह से एक इकोसिस्टम में कई सारी स्पीसीज होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। मतलब हम रिवेट्स और एरोप्लेन को कंपेयर कर रहे हैं हमारे स्पीसीज और इकोसिस्टम के साथ। क्यों हम ये कर रहे थे, तो देखिए, इफ ईच पैसेंजर डिसाइड्स टू पॉप इवन वन रिवेट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हर एक पैसेंजर सोच लेगा या डिसाइड कर लेगा कि मैं क्या करूंगा, पॉप, पॉप मतलब यस रिमूव करना, निकालना। अगर हर एक पैसेंजर सोचता है कि मैं एक एक नट निकाल लूं, एक एक स्क्रू निकाल लूं, एक एक रिवेट निकाल लूं, तो इनिशियली नॉट मच ऑफ द टर्बुलेंस विल बी एक्सपीरियंस। शुरुआत में कोई बहुत दिक्कत नहीं जाएगी प्लेन में, बिकॉज एक दो रिवेट्स गायब हुई है या निकाली गई है। बट एज नंबर ऑफ पॉप्ड रिवेट्स विल इंक्रीज, जैसे जैसे आप धीरे धीरे एक एक नट निकालते जाओगे, जैसे जैसे बहुत सारे नट निकलते जाएंगे, देयर विल बी अ सीरियस थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द एरोप्लेन। कि पहले इनिशियली जब आप निकालोगे कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बट जैसे जैसे उन बहुत ज्यादा खिले निकल जाएंगे या बहुत ज्यादा रिवेट्स निकल जाएगी एरोप्लेन से, फिर क्या हो सकती है, एक सीरियस थ्रेट, एक डिफिकल्टी हो सकती है प्लेन के लिए। या उसी को अलग वर्ड्स में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इफ वन स्पीसीज गेट एक्सटिंक्ट, हमने स्पीसीज को रिवेट से किया है, जैसे एरोप्लेन से रिवेट निकाल दी, इमेजिन कर लीजिए एक इकोसिस्टम से स्पीसीज को निकाल दिया। सो as one species get extinct, initially there will be not much change in an ecosystem. इनिशियली पहले वहां पे कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा इकोसिस्टम में, बट स्लोली एज नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज विल इंक्रीज, देन देयर विल बी अ सीरियस थ्रेट टू द इकोसिस्टम। धीरे धीरे जैसे जैसे वो नंबर ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जाएंगी, फिर क्या होगा, एक सीरियस थ्रेट हो सकता है इकोसिस्टम को। मान लीजिए डायग्राम देखिए, यहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। मान लीजिए अब यहां पर हमने फॉक्स निकाल दिया, फॉक्स गायब हो गया उस इकोसिस्टम से। अब उस इकोसिस्टम से फॉक्स गायब हो गया, इनिशियली बहुत दिक्कत नहीं होगी, बट ऐसे धीरे धीरे करते 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 मैं हर एक ऑर्गेनिज्म को निकालते जाऊंगा तो क्या होगा, पूरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी। बट ऑल्सो विच रिवेट्स आर रिमूव्ड विल ऑल्सो मैटर। कहने का मतलब है कि कहां से वो नट बोल्ट निकाला है या कहां से वो स्क्रू निकाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चेयर का नट निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी प्लेन को, जिस चेयर पे वो पैसेंजर बैठा होगा वहां का निकाल दिया नट तो कोई इश्यू नहीं होगा, वो चेयर टूट जाएगी या फिर वो चेयर का कोई पार्ट निकल जाएगा, बट एरोप्लेन के इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बट मान लीजिए उस एरोप्लेन के विंग का, वो जो एरोप्लेन के पंख होते हैं, उसका अगर कोई खिला निकाल दिया जाए तो क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। तो ये एरोप्लेन है, उड़ रहा है ठीक से। सपोज रिवेट एट द की पोजिशन सच एज वन दैट बाइंड्स द विंग, यानी कि क्या कहा मैंने कि जो की पोजिशन पे, जो बहुत महत्वपूर्ण पोजिशन पे है, विच बाइंड्स द विंग, जो विंग जो दिख रहा है आपको दो साइड में, उसका अगर कोई भी एक नट, ये रिवेट निकाल दिया जाए, रिमूव, सिचुएशन विल बिकम अ सीरियस। ये है उसका विंग। अब इस विंग का अगर निकाल दिया जाए तो वहां पे सीरियस इश्यू हो सकता है, उसका डिसबैलेंस हो सकता है। डिसबैलेंस से क्या हो सकता है, एक ब्लास्ट हो सकता है और पूरा के पूरा एरोप्लेन जो अभी 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले बहुत प्रॉपर फंक्शन कर रहा था, एक नट निकालने की वजह से भी क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो कहां का नट निकाला, कहां का रिवेट निकाला भी मैटर करता है। खुर्ची का निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट कहीं इंपॉर्टेंट जगह का निकालोगे तो बहुत बड़ा सीरियस थ्रेट होगा। इन द सेम वे it is certain that loss of species may not pose threat to the ecosystem initially, कि एक आध स्पीसीज अगर इकोसिस्टम से निकल भी गई तो इनिशियली कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप डायग्राम को देखिए, यहां पर वो पैरोट दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है साथ में। ऊपर देखिए एक पैरोट बैठा है या पैरोट जैसा कोई बर्ड बैठा है, अगर उसको निकाल दिया तो इनिशियली कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। बट लॉस ऑफ की स्पीसीज मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज, so loss of key species will certainly cause the threat in very short span of time। तो वो बर्ड निकला तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर मान लीजिए ये एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे अगेन वही देखिए एनिमल्स है, बट यहां से मैंने क्या निकाल दिया, लॉयन निकाल दिया। और लॉयन अगर निकाल दिया तो देखो क्या हो जाएगा, यस लॉयन क्या है, की स्पीसीज है, सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, टॉप कंज्यूमर है, इतने पूरे इकोसिस्टम में अकेला ही टॉप कंज्यूमर है। अगर उसी को निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी
खुर्ची का अगर नट निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट विंग का निकाल दिया तो दिक्कत होगी। उसी तरह से कोई और नॉर्मल स्पीसीज निकाल दी जो बहुत है नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट टॉप कंज्यूमर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती है वो निकाल दी तो दिक्कत हो सकती है। सो इट विल अफेक्ट द फूड चेन। अगर लॉयन ही नहीं रहा तो फूड चेन कंटिन्यू नहीं होगी, बिकॉज टॉप कंज्यूमर नहीं होगा तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, फूड वेब भी डिस्टर्ब हो सकती है, एनर्जी फ्लो जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी जाती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और नेचुरल साइकिल्स भी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो इन शॉर्ट टाइम इट विल अफेक्ट द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। समरी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को समझाने के लिए मैं उसको समराइज करता हूं विद इन शॉर्ट लाइंस। सो इट वाज प्रपोज्ड बाय पॉल एलरिच। He compared aeroplane as an ecosystem which is joined together by the thousand of rivets as a species. उन्होंने इकोसिस्टम को कंपेयर किया एरोप्लेन के साथ, और एक एरोप्लेन जो होता है वो थाउजेंड्स ऑफ रिवेट से जुड़ा होता है, उसी तरह से देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। इफ पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम, मतलब अगर एक पैसेंजर एक एक खिला निकाल देता है, उसी तरह से मान लीजिए एक एक अगर स्पीसीज इकोसिस्टम से निकल जाती है, इट मे नॉट अफेक्ट द सेफ्टी इनिशियली, यानी कि इनिशियली प्लेन को कुछ नहीं होगा, बट जैसे जैसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्या निकलती जाएगी, रिवेट्स निकलती जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। उसी तरह से एक एक स्पीसीज अगर इनिशियली निकल गई तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट जैसे जैसे ज़्यादा स्पीसीज निकलती जाएगी उस तरह से उस वजह से इकोसिस्टम को दिक्कत हो सकती है। सो द रिमूवल ऑफ रिवेट ऑफ अ फैन इज मोर डेंजरस देन अ सीट, यानी जो फैन होता है जो घूमता है और उस वजह से एरोप्लेन चलता है, अगर वहां का अगर खिला निकाल दिया तो डेंजरस है, बट सीट का निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सो द रिवेट ऑफ अ फैन मीन्स डोमिनेंट स्पीसीज और कीस्टोन स्पीसीज। तो इकोसिस्टम के हिसाब से वो जो खिला है जो फैन में लगा हुआ है उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज से या फिर कीस्टोन स्पीसीज ऑफ द इकोसिस्टम से। तो एक रिवेट निकालना मतलब क्या निकालना, एक स्पीसीज निकालना। एक एक रिवेट निकालेंगे तो एरोप्लेन डेंजर में आ जाएगा, एरोप्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है। उसी तरह से अगर एक एक स्पीसीज निकालते गए तो क्या हो सकता है, वो प्लेन धोखे में आ सकता है, वो प्लेन यानी फिर वो इकोसिस्टम क्या आ सकती है, धोखे में आ सकती है और डिस्टर्ब हो सकती है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।